Do you feel ashamed or embarrassed to share about your urinary problems? Do not worry, you are not alone. We are here for you. Bladder Health Month is observed in the month of November to spread awareness about urinary health. It raises awareness and motivates people to feel free to speak up and get educated about how important bladder health is. To answer some of the questions and to tell us more about the significance of the bladder, Dr. Amrendra Pathak, Senior Consultant Urologist, speaks exclusively to PBNS. November month has been designated as International Bladder Awareness Month, and the 4 week of this month has been dedicated to different diseases of bladder and make awareness about this bladder diseases. और ब्लाडर के प्रॉब्लम को क्यों सेलेक्ट किया गया, इसके पीछे ये लॉजिक है कि जो पेशाब से रिलेटेड जो समस्या है वो यूजुअली लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं. People keep on suffering from this problem like frequency, bed wetting, urgency, dysuria, and sometimes blood in urine. So people try to hide it till it becomes too late to treat it. So the idea is कि पब्लिक में ये अवेयरनेस पैदा करें कि अगर पेशाब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए शर्माइए नहीं, डॉक्टर से इलाज कीजिए. बहुत सिंपल इलाज है, थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज है और थोड़ा सा डाइटरी मॉडिफिकेशन है, उससे आपकी ये प्रॉब्लम 50-60% इंप्रूव कर जाएगी and you will be fine. So this is the idea of choosing November as a International Bladder Month. ब्लैडर जो है एक मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन है जो कि हम लोगों के पेट के निचले भाग लोअर एब्डोमेन में सिचुएटेड होता है, और दोनों किडनी से जो पाइप है यूरेटर जिसको बोलते हैं वो निकल के ब्लैडर में ज्वाइन करता है, और इससे एक यूरेथ्रा निकलता है, पेशाब की पाइप निकलती है जिसको कि हम लोग लिंग के पेनिस या वेजिना के थ्रू यूरिन पास करते हैं, टाइम टू टाइम उसको इवैक्यूएट करते हैं. ये तो 3 ऑर्गन है, आगे से यूरेथ्रा हो गया और ऊपर दोनों किडनी हो गए. इसके अलावा मेल में जो टेस्टिस होता है और जो उसकी नसबंदी की नस होती है भाज डिफरेंस, वो भी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में प्रोस्टेट के पास आके खुलता है, जो जिससे कि जो सीमेन होता है ड्यूरिंग सेक्स के दरमियान वो इसी पाइप के थ्रू निकलता है और वो वेजिना में जाता है, जिससे प्रेगनेंसी होती है. तो इसका सिग्निफिकेंस ये 3-4 है, और सिग्निफिकेंस ये है कि जो ये इस चीज से रिलेटेड है कि हमको क्लीन करना है बॉडी को. किडनी फिल्टर करता है ब्लड से, ब्लड को, उससे यूरिया क्रिएटिनिन निकलता है, वो ब्लैडर में आगे जमा होता है, उसको हम लोग धीरे धीरे निकालते हैं, और ये रेगुलेट करता है पूरे बॉडी को. अगर एक्सेस वाटर है तो वाटर को निकाल देता है, अगर सोडियम की कमी है तो सोडियम को कंजर्व करता है. तो ये सब फंक्शन है इसका, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गन का. वैसे तो हर एक चीज बॉडी का और इम्पोर्टेंट है, बट खास करके मिडिल एज एंड ओल्ड एज फीमेल और ओल्ड एज मेल में ये इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है. फर्स्ट वीक में हम लोग इसको मनाते हैं इसलिए कि इसमें हम लोग 3-4 बीमारियों के ऊपर ध्यान देते हैं. एक तो होता है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस. इसमें क्या होता है कि पेशाब के थैली में सूजन हो जाता है. आज से 10-20 साल पहले ये बीमारी यूजुअली यूरोप और अमेरिकन कंट्री में होता था, लेकिन अब जब ग्लोबलाइजेशन हो गया, हर एक जगह का लाइफ स्टाइल एक जैसा होते जा रहा है, तो ये हम लोगों के यहाँ भी बहुत कॉमन पाया जाता है. इसमें पेशेंट को पेशाब के थैली में पेन होता है, और यूजुअल जो कारण होता है पेन का, जैसे इन्फेक्शन
हो गया या स्टोन हो गया या और भी कोई दूसरी बीमारी है, वो इसमें जांच में मिलता नहीं, वो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन पेशेंट को अनबेरेबल पेन होता है। और जो यूजुअल ट्रीटमेंट होता है, एनाल्जेसिक, पेन, एंटीबायोटिक, वो सब इसमें कुछ भी काम नहीं करता है। तो इस कैटेगरी के पेशेंट में हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि इसको इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस हो गया है। और ये बीमारी पहले उतना क्योर नहीं था, अब इसकी इतनी अच्छी दवा आ गई है कि ये क्योर हो जाता है। लेकिन इसका इलाज हम लोग तब तक शुरू नहीं करते हैं जब तक कि टिश्यू डायग्नोसिस न हो जाए, कंफर्म न हो जाए कि हाँ इसको इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है। इसमें पेशाब के थैली के वाल में हल्का सा सूजन होता है, उससे पेशेंट को पेन होते रहता है। तो हम लोग सिस्टोस्कोपी करके इसकी बायोप्सी लेते हैं, प्रूफ करते हैं कि हाँ इसको इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है। फिर इसका 3 to 6 मंथ का कोर्स होता है, पेंटोसान सल्फेट देते हैं इसके लिए, और ये इससे फिर धीरे धीरे एकदम ठीक हो जाता है। पेशेंट बिकम एब्सोल्युटली फाइन, फॉरगेट अबाउट हिज डिजीज। अनफॉर्चुनेटली नो अदर मेडिसिन कैन क्योर इट। सिमिलरली अदर प्रॉब्लम है जो इस वीक में, फर्स्ट वीक में हम लोग मानते हैं, एक तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर है। पेशाब का जो थैली है वो नर्व से कंट्रोल होता है। हम लोग जब चाहते हैं तब पेशाब होता है, जब चाहते हैं तो रोक लेते हैं। जब चाहते हैं कि अभी बाहर में कहीं टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है तो हम लोग उसको रोक के रखते हैं, और फिर जब मिलता है तो ये जो नर्व कंट्रोल है ब्लैडर का, वो किसी न किसी कारण से खराब हो जाता है। और इसका एक कारण है बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से डायबिटीज का होना, उससे पेशाब की थैली की नस कमजोर हो जाती है। और जो हम लोगों को कभी कभी लकवा मार देता है पुराने किसी मरीज को, जिसमें कि माथा के अंदर कोई नस फट जाता है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं, सीवीए, उसमें भी इसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो इसमें पेशेंट को कैसे कंट्रोल करें? अगर पेशेंट को ऐसे छोड़ देंगे तो बेड वेटिंग करते करते उसको बेड सोर हो जाएगा और टर्मिनल हेमेंट होकर मर जाएगा, या पेशाब होगा नहीं, पेशाब रुका रहेगा तो उससे इन्फेक्शन होगा, दोनों किडनी फूल जाएगा और किडनी खराब होकर के एक्सपायर कर जाएगा पेशेंट। तो उस कंडीशन में न्यूरोजेनिक ब्लैडर में पेशेंट को कैसे करें, इसके लिए हम लोग अवेयर करते हैं फर्स्ट वीक में, जिसका कि एक मुख्य इलाज आजकल आया है कि उसके अटेंडेंट को 3-4 बार पेशाब के थैली में पाइप डाल के पेशाब निकालना पड़ता है। पहले तो कुछ दिन कैथेटर डाल के छोड़ देते हैं, बाद में सीएससी उसके अटेंडेंट को सिखाते हैं, या अगर पेशेंट का हैंड आई कोऑर्डिनेशन ठीक है तो उससे सीएससी करना बताते हैं। और कोई कारण ढूंढते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी का कोई ट्यूमर है उसके कारण हुआ है, तो उसमें भी इस तरह के इलाज करते थे। एक तो ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो गया। दूसरा है इन्फेक्शन। पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन फीमेल में बहुत कॉमन होता है बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ यूरेथ्रा टू एनल कैनाल। तो उससे प्रॉक्सिमिटी है, तो इसलिए जो है उसमें इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, खास करके मिडिल एज में आफ्टर मैरिज। तो उसका हम लोग इलाज प्रॉपर्ली करते हैं, जिससे उसका लाइफ स्टाइल चेंज ना हो, वो अच्छे से अपना काम कर सके। तो इसके लिए अवेयर करते हैं। सेकेंड वीक को मनाया जाता है ब्लैडर कैंसर के अवेयरनेस के लिए, कि पेशाब के थैली में कैंसर हो सकता है, और उसका जो मुख्य लक्षण है वो है पेशाब में खून आना। और हम लोगों के हिंदुस्तान में अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, कॉमन हो रहा है। फॉर्चुनेटली अगर अर्ली स्टेज में यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया जाए तो ये ठीक हो जाता है। और इसका जो कारण है अभी तक वो स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, और इन्वायरमेंटल। थर्ड वीक को हम लोग मानते हैं इनकंटिनेंस, पेशाब पर से कंट्रोल खत्म हो गया या अचानक पेशाब आ गया, उसके लिए ओवर एक्टिव ब्लैडर। और एक होता है खांसने के टाइम में पेशाब लीक कर जाता है, स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस। थर्ड वीक इसलिए मनाते हैं। और जो फोर्थ वीक है वो बच्चों से रिलेटेड है। बच्चे रात में पेशाब कर देते हैं 2-3 बार, बेड वेटिंग, नॉक्चूरिया। और एक होता है कि कुदरती बीमारी होती है पैदाइशी, जिसमें कि पेशाब का थैली बंद नहीं होता है, वो बाहर खुला रहता है और पेशाब लीक करते रहता है, इसको एक्स्ट्रॉफी ब्लैडर बोलते हैं। तो इस सब समस्या को हम लोग वीकली इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करते हैं सोसाइटी में, जिससे कि ये लोगों को पता चले कि ये बीमारी हुआ, इसका इलाज है, ठीक करो। दिस इज नॉट ए सोशल टैबू, दिस इज नॉट इनक्योरेबल। If you will go to doctor, they will simply treat you and you will be fine. और आपका जो लक्षण है वो 70-80% कम हो।
कोई पेशेंट अभी हेल्दी है, नॉर्मल पेशाब कर रहा है, जैसे नॉर्मल आदमी 7-8 बार 24 घंटे में पेशाब करता है, और वो महसूस नहीं करता, वो हैबिट है, गया पेशाब किया, ही इज फाइन, बिजी विथ नॉर्मल लाइफ। सडनली उसमें कुछ चेंज हो जाए कि अब उसको बार बार पेशाब आने लगे, पेशाब में जलन होने लगे, या लगे कि पूरा पेशाब खाली नहीं हुआ, थोड़ा रुक रुक के आ रहा है, तो ये सब लक्षण है कि ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ है, या तो यूटीआई हुआ है, या एक ओवर एक्टिव ब्लैडर, ब्लैडर में इंफ्लामेशन हो गया, उससे हो गया। तो उसको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, और डॉक्टर सिंपल टेस्ट करता है, एक अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट और कुछ ब्लड टेस्ट, उसको आइडिया लग जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। अगर वो यूटीआई सस्पेक्ट करता है, इट इज नॉट वेरी मेजर प्रॉब्लम इन केस ऑफ फीमेल, वो सिंपल 2-3 दिन दवा देने से मोस्ट केस ठीक हो जाते हैं। बट यही चीज अगर मेल में होता है, तो मेल में इन्फेक्शन और यूटीआई नॉर्मली किसी न किसी कारण से होता है, या तो उसके पेशाब के रास्ते में कोई दिक्कत है, पैसेज में दिक्कत है, स्ट्रिक्चर हो गया, या उसका शुगर अनकंट्रोल है, इस वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया, या कहीं छोटा मोटा स्टोन आके फंस गया, उससे उसके पेशाब में दिक्कत होना शुरू हुआ, या कोई ट्यूमर छुपा हुआ है, उससे उसको पेशाब में दिक्कत होने लगा। और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज इन द सेंस है कि अगर किसी को रात में इन्फेक्शन नहीं हुई, अगर रात में नींद नहीं हुई, तो उससे भी उसको पेशाब में बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब समस्या है, तो उसको इस तरह से देखना चाहिए कि हम एकदम ठीक थे, अब अचानक मेरे पेशाब में ये प्रॉब्लम शुरू हो गया, तो इसको कैसे टैकल कर। तो आप देख लो अपना नॉर्मल जो आप चेंज हुआ है, अगर देख लो 1-2 दिन वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आप किसी डॉक्टर से सलाह करो, वो आपका इलाज करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। जी। ऐसे तो सर आपने ये बताया कि मेल में क्या दिक्कतें आ सकती हैं और फीमेल्स में, लेकिन क्या सच में जेंडर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसे डिटेक्ट करने में? क्या दोनों में अलग अलग तरह की मतलब जो खतरा होता है वो हो सकता है, या हाँ, दोनों होता के है मामले ऐसा। में उतना ही? जी जी। नहीं, दोनों में डिफरेंस है। जैसे जो ओवर एक्टिव ब्लैडर है, सडन अर्ज ऑफ यूरिनेशन, कि पेशेंट बैठा हुआ है और सडन अर्ज आया, और जब तक वो बाथरूम गई तब तक उसका यूरिन लीक हो गया, ये चीज मिडिल एज फीमेल में ज्यादा होता है, जो उसमें इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन ब्लैडर भी सब ठीक है, लेकिन अर्जेंसी है, अब उसके कारण उसको पैड पहनना पड़ रहा है, या फिर किसी सोशल फंक्शन में अटेंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब नई दवा आ गई है, जो कि खाने से पहले तो ये रूल आउट कर लेते हैं कि इन्फेक्शन नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है। अगर ये सब नहीं है तो दवा देते हैं, इससे 70-80% विद इन 7 डेज ठीक हो जाता है। 2-3 महीना दवा खिला के बाद धीरे धीरे हम लोग इसको विड्रॉ कर लेते हैं, और कुछ उसको हैबिट चेंज करने के लिए भी बात बोलते हैं, जैसे बहुत ज्यादा चाय कॉफी नहीं पीना है। कुछ आदमी में ये भ्रांति है कि बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो उससे मेरा जो यूरिन का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, तो ये गलत भ्रांति है। हम लोगों को जितना प्यास लगे, वो भगवान ने दिया हुआ है हम लोगों के ब्रेन में एक थ्रस्ट सेंटर, उससे उसके मुताबिक ही पानी पीना चाहिए। और हम लोग ऑन एन एवरेज ये सजेस्ट करते हैं कि जाड़े महीने में 2 से 2.5 लीटर पानी पिए, और गर्मी में 2.5 से 3 लीटर पिए। लेकिन ये भी कोई फिक्स नहीं है, जो हार्ट मरीज है उसको कभी कभी हम लोग 1-1.5 लीटर पानी पीते हैं बोलने के लिए, तो अकॉर्डिंग डॉक्टर के अलावा। लेकिन ये जनरलाइज नहीं करें कि मैं 3 लीटर पानी पीऊंगा तो मैं ज्यादा हेल्दी रहूंगा, ये चीज नहीं है। तो जेंडर एसोसिएटेड यही एक डिफरेंस है ओवर एक्टिव ब्लैडर का। इसके अलावा कैंसर ब्लैडर मेल में ज्यादा होता है, ये देखा गया है, क्योंकि स्मोकिंग की इंसिडेंस मेल में ज्यादा होती है। और जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जैसे एस्बेस्टस इंडस्ट्री है, वो ब्लैडर कैंसर कॉज करता है, तो वो भी चूंकि एक्सपोजर मेल में ज्यादा होता है, तो वो मेल में ज्यादा हुआ। इसलिए ओल्ड एज में मेल में यूरिनरी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक नॉर्मल ग्लैंड है जो कि पेशाब के थैली और पेशाब के रास्ते के जंक्शन पे होता है, और वो आफ्टर 40 धीरे धीरे से बाल सफेद होता है तो वो भी बड़ा होता है, तो उसके कारण पेशाब में थोड़ी सी रुकावट होती है। और जो बार बार पेशाब जाना, पेशाब में जलन, इन्फेक्शन, ये सब मेल में कुछ दिन के बाद 50-60 के बाद ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू फीमेल। लेकिन आफ्टर 80 दोनों में फिर इक्वल हो जाता है, क्योंकि जो बीपीएच वाला इंसिडेंस है वो 70-80 के बाद सेटल हो जाता है। अगर होना रहता है किसी को
तो उसी टाइम में हो जाता है, वो इलाज करा के फिर ठीक हो जाता पर सर एज कोई मैटर नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जब भी आपको मतलब किसी को भी इस तरीके की दिक्कत हो तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट या किसी एक्सपर्ट के पास तो है। जरूर हाँ जाना हाँ चाहिए। हाँ हाँ, अगर यूरोलॉजिस्ट नहीं है तो लोकल फिजिशियन को दिखाएं, वो अपना इसका इलाज करेगा। अगर उसको कुछ समय है तो नेचुरली वो यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेगा, या अगर हम्म। आपके पास यूरोलॉजिस्ट है तो डायरेक्ट उससे मूत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। वो आपका इलाज एक ही बार में ठीक कर देगा, प्लस थोड़ा बहुत लाइफ स्टाइल चेंज कर देगा, तो उससे आप ठीक हो जाएंगे। कि ब्लैडर कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो उसका क्योर है। हम लोग दूरबीन से पेशाब के थैली में सिस्टोस्कोपी करके जाते हैं, ट्यूमर को देखते हैं, फिर उसको दूरबीन से ही काट के निकाल देते हैं, और उसका जो रूट होता है जहां से वो अराइज करता है उसका अलग से बायोप्सी लेते हैं कि ये दीवार के अंदर ही है या दीवार से बाहर चला गया। अगर दीवार के अंदर ही है तब तो दूरबीन से ही इलाज हो जाता है, और मोस्टली उसका 100 साल का लाइफ मेंटेन रहता है। लेकिन अगर ये पता चलता है कि नहीं, इसका ट्यूमर तो हम निकाल दिए लेकिन इसका ट्यूमर बायोप्सी में ये आया कि ये दीवार के बाहर भी जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को पूरा पेशाब का थैली निकाल के उसका अलग से एक पेशाब का रास्ता बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग रेडिकल सिस्टेक्टमी एंड इलियल कंडुइट बोलते हैं। वो करने से फिर पेशेंट की लाइफ सिक्योर हो जाती है, लेकिन उसको एक बैग लगा रहता है जिसमें कि पेशाब आते रहता है। आजकल एक नया ऑपरेशन चला जिसमें कि हम लोग ऐसा डाइवर्सन करते हैं कि पेशाब के रास्ते ही यूरिन आता है, अलग से बैग नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अभी भी ज्यादा आदमी बैग ही लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें फिर रेगुलर फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। जी। तो ये चीज है। इसके शुरुआती सिम्टम्स भी कैसे, इन्फ्लेमेशन और नहीं, इसकी जो शुरुआती सिम्टम है पेशाब में खून आना। खून। पेशाब में खून आना और खून के साथ ब्लड का क्लॉट आना, थक्काना, ये इसका अच्छा। प्राइमरी लक्षण है। ये अगर है तो आदमी को एकदम नहीं रुकना चाहिए। पेशाब में खून आने का मुख्य कारण है कि उसको, अगर पेशाब फीमेल है तो इन्फेक्शन में भी हल्का सा खून आ जाएगा, या अगर कहीं स्टोन है फंसा हुआ तो उसमें भी हल्का सा ब्लड आ जाएगा। लेकिन इसमें बहुत कम ब्लड आता है। पेशाब के थैली में जब ट्यूमर आता है तो परसिस्टेंट थोड़ा थोड़ा ब्लड उससे रिश्ते रहता है, और रात में जब वो सोता है तो वही रिसा हुआ ब्लड क्लॉट बन जाता है। सुबह में पेशाब करने में ब्लैडर के यूरिन में क्लॉट आता है, तो वो चीज होती है। इसलिए इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अर्ली स्टेज में, और जिससे छोटे स्टेज में ऑपरेशन भी सिंपल होगा, तुरंत उसको काट करके निकाल देंगे और बाकी को जला देंगे। कुछ पेशेंट होते हैं जो कि सर्जरी के लिए फिट नहीं होते हैं, 2-3 घंटा सर्जरी के लिए, जिसमें कि ब्लैडर को निकाल के हम लोग पेशाब का रास्ता बनाते हैं। ऐसे मरीज में रेडियोथेरेपी भी अवेलेबल है, कीमोथेरेपी भी अवेलेबल है, इससे भी उसकी लाइफ मेंटेन रहती है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप अर्ली स्टेज में इस बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका जल्दी होने का जो चांस है वो ज्यादा ठीक है, और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, फिर आपकी आयु मेंटेन रहेगी। जो किडनी जो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर से जुटा हुआ है, तो उसमें हर हमेशा यूरिन ट्रिकल करते रहता है ब्लैडर में, और किडनी ये चाहता है कि ब्लैडर प्रायः खाली रहे, लो प्रेशर रहे, जिससे कि हमको पेशाब जमा करने में दिक्कत न हो। अब किसी वजह से अगर पेशाब के थैली में रुकावट है, पेशाब ठीक से निकल नहीं पा रहा है, और उसमें पेशाब करने के बाद भी 200-300 ml पेशाब बचा रह गया, ऐसे कंडीशन में जो ब्लैडर का जो पोजीशन है, किडनी को पेशाब के थैली में पेशाब जमा करने का जगह नहीं मिलता है, और धीरे धीरे किडनी भी फूलने लगता है। और हम लोग बहुत ऐसे नेग्लेक्टेड केस देखे हैं कि उसके पेशाब के थैली में रुकावट है, 1-1.5 लीटर यूरिन जमा है और दोनों किडनी फुला हुआ है, और उसके सारे जो ब्लड है उसमें यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया, जहर बढ़ गया, जिससे कि उसको भूख नहीं लग रही है, उल्टी हो रही है, बहुत तरह की प्रॉब्लम है। उसमें हम लोग सिंपल कैथेटर डालते हैं, उससे उसका यूरिन ड्रेन हुआ, किडनी भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है, यूरिया क्रिएटिनिन सब ठीक हो जाता है, और कारण ढूंढते हैं कि क्यों इसका पेशाब रुका। अगर मेल के कंडीशन में प्रोस्टेट के कारण रुका है तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर देते हैं या दवा दे देते हैं। अगर फीमेल में स्ट्रिक्चर हो गया या ट्यूमर हो गया या कोई और कारण है तो उसका इलाज करते हैं।
उससे भी ठीक हो जाता है, उससे भी उसकी कंडीशन ठीक हो जाती है और फिर वो नॉर्मल लाइफ जीता है। यही इसलिए अवेयर करने की जो बात है, इस मंथ का जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि ब्लैडर के लक्षण को, पेशाब से रिलेटेड लक्षण को आप छुपाएं नहीं, अपने पेरेंट को बताएं, अपने हस्बैंड को बताएं, अपने और फैमिली मेंबर को बताएं कि ये समस्या है और मैं इसका क्या इलाज करूं। तो जो लोकल डॉक्टर हैं, आपके जनरल प्रैक्टिशनर, वो आपको देखेंगे और उसके मुताबिक अल्ट्रासाउंड करके पता चल जाएगा कि इसका ये बीमारी है, फिर वो आपको यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, आपका इलाज हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपने जो पूछा कि ब्लैडर का किडनी पे क्या असर पड़ता है, एक असर तो यही है कि ये किडनी का प्रेशर रिफ्लेक्ट हो जाता है, ब्लैडर का प्रेशर किडनी पे, और किडनी काम करना बंद कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि एक बीमारी होती है ट्यूबरक्लोसिस, जो कि मोस्ट कॉमनली लंग में होती है, कभी कभी किडनी यूरेटर ब्लैडर में भी हो जाता है। तो उसमें पेशेंट का लक्षण होता है कि बहुत बार बार हर एक 10 मिनट 15 मिनट पे पेशाब करता है, उसकी पेशाब की थैली छोटी हो जाती है, उसमें ब्लड भी आ सकता है, जलन भी हो सकता है, इन्फेक्शन नहीं है फिर भी बहुत ज्यादा पस आ सकता है। तो ये बीमारी जो जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरक्लोसिस है वो भी हम लोग के यहाँ अभी मिलता है, 100-200 मरीज में एक आध यूरोलॉजी के पेशेंट में होता है। लेकिन अगर टाइम से इलाज हो जाए तो वो भी 4-6 महीने में मरीज एकदम ठीक हो जाता है। हम लोग इसमें नॉर्मल ट्यूबरक्लोसिस से 2-3 महीना एक्स्ट्रा दवा देते हैं जिससे वो कंप्लीटली ठीक हो। 10-15 साल पहले तक इसके लिए इफेक्टिव मेडिसिन नहीं था। अब जो 2 ग्रुप ऑफ ड्रग आया है, एंटीकोलिनर्जिक और मीरा बैकग्राउंड प्लस जो अल्फा ब्लॉकर है, इस तीनों ने तो 60-70% जो पहले सर्जरी से ठीक होता था उसको मेडिसिन से ही ठीक करना हम लोग अब शुरू कर दिए हैं, और पेशेंट को लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा हो जाता है। आजकल तो ये दवाएं अब प्रधानमंत्री जन औषधालय में भी मिलने लगा है, क्योंकि एक पहले कॉज था कि बहुत कॉस्टली है, लेकिन जब से ये मिलने लगा हर एक जगह प्रधानमंत्री जन औषधालय में, तो वहां पर तो ये मुश्किल से 200-300 रुपए में 1 महीने का दवा हो जाता है। तो पेशेंट खाता है फिर वो ठीक हो जाता है। सबसे मुख्य बात है अवेयरनेस होना, जानकारी होना, अपने डॉक्टर के पास सही टाइम पे जाना और इलाज करके उसकी दवा को उनके सलाह के मुताबिक खाना है। और जब वो बताएं कि जब तक खाना तब तक फॉलो करना है, फिर धीरे धीरे उसको टैपर करके विड्रॉ करते हैं और कुछ ब्लैडर ट्रेनिंग बताते हैं। जैसे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आपने डॉक्टर को दिखा लिया, डॉक्टर देख लिया कि तुमको कुछ नहीं है, इन्फेक्शन भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं, मैं जब कोई काम कर रहे तो अचानक मुझे पेशाब आ गया, मैं दवा खाया, कुछ दिन ठीक रहा, फिर हो गया। तो हम लोग उसमें ब्लैडर ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसे टाइम में आप ब्लैडर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो मत करो, उसको ट्रेंड करो। जैसे आपने 1 घंटा पहले पेशाब किया, फिर लग गया, था अब उसको रोक के रखो, जाओ मत। वो जो सेंसेशन है 1-2 मिनट में अपने आप चला जाएगा और आपका 3 घंटा टाइम निकल रहेगा। इस तरह से आप ब्लैडर को ट्रेंड कर रहे हैं तो आपका ये सिम्टम बहुत बार अपने आप ठीक हो जाता है। तो पर्सनल हाइजीन ठीक रखें। ये जो प्राइवेट पार्ट है वो हर हमेशा बंद रहता है, कभी उसको देखते नहीं है, तो उसकी हाइजीन साबुन से साफ करें। इसमें कोई नई चीज एक्सपेरिमेंट नहीं करें। यही बहुत तरह का वेजाइनल पेसरीज आता है, डॉस आता है, वो सब चीज कमर्शियलाइज किया रहता है, उससे बहुत बार नुकसान भी होता है। जो साबुन आप चेहरे पे और फेस पे लगाते हैं उसी से हर एक पार्ट को क्लीन करें, अच्छा पानी से उसको साफ करें और नॉर्मल लाइफ जिए, तो आपको ये पेशाब से रिलेटेड समस्या कम होगी। एक भ्रांति और भी है कि अगर मैं पब्लिक टॉयलेट में जाऊंगी तो मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। आप पब्लिक टॉयलेट साफ सुथरा है तो जाएं, तो उससे ये चीज नहीं होता है। लेकिन वन में लोगों को भ्रांति होती है तो बहुत आदमी घर से ही पेशाब करके चलते हैं, पब्लिक टॉयलेट कम यूज करना, खास करके फीमेल में, तो यही समस्या है।